मित्रों नमस्कार। मैं धनीराम पटेल एडवोकेट बिलासपुर छत्तीसगढ़। और आज एक बार फिर हम जुड़े हुए हैं डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, प्रोफेसर विधिवेत्ता और भारतीय संस्कृति के अध्येता। इनके परिचय देने की जरूरत नहीं है। और आज चर्चा की विषय है भारत कतर संबंध। तो डॉक्टर साहब, कतर की ये क्षेत्रफल है मात्र 11,500 स्क्वायर किलोमीटर। पॉपुलेशन है 26 लाख। और भारत और कतर के जो व्यापार है वो पिछले फाइनेंशियल ईयर 22-23 में 15 अरब डॉलर का है। और 15 अरब डॉलर में मात्र भारत 1 अरब 90 लाख डॉलर के एक्सपोर्ट करता है। बाकी जो लगभग 13 अरब और 80 लाख डॉलर के इंपोर्ट करता है। और भारत के जो डायस्पोरा है, इंडियन डायस्पोरा कतर में, वो मात्र 8 लाख है सर। और पिछले मैं 8 साल से उसके हिमाकत बोलूंगा, मैं कतर के हिमाकत को देख रहा हूं। चाहे किसी भी घटना में हो, भारत के विरुद्ध में सब काम करना। और एक न्यूज चैनल शुरू किया है आज से 20 साल पहले, अल जजीरा। कतर इस्लामिक किंगडम है ना, वहां संविधान है ना कुछ नहीं है, शरिया है। वो दुनिया को सिखा रहा है सेकुलरिज्म क्या होता है, लोकतंत्र क्या होता है, मानव अधिकार क्या होता है। तो डॉक्टर साहब, आज जो 18 1 से 9वीं के ऑफिसरों को मौत के सजा सुनाया है, और उस ऑर्डर के कॉपी अभी तक ऑफिशियली भारत सरकार को नहीं मिला है। रिक्वेस्ट किया है भारत सरकार ने। तो आज मेरे को लगता है कि भारत को पराक्रम दिखाने की समय आ गई है हर क्षेत्र में। मोदी जी दिखाएंगे भी, इसमें कोई संदेह नहीं है। तो डॉक्टर साहब, इसके बारे में थोड़े आप बताएं कि भारत को क्या करना चाहिए और इंटरनेशनल लॉ इसमें क्या है, क्या ऑप्शन है अपने पास। देखिए वकील साहब, बड़ा अच्छा प्रश्न है। भारत के पास ऑप्शन क्या है, ये बड़ा अच्छा लीगल ऑप्शंस क्या है, ये बड़ा अच्छा। बाकी जो नॉन लीगल ऑप्शंस हैं, जिसको आप पॉलिटिकल ऑप्शंस कह लें, डिप्लोमेटिक ऑप्शंस कह लें, वो एक अलग चीज है। तो लीगल ऑप्शन ये सबसे पहले, क्योंकि ये इतना ज्यादा, जिसे कह लीजिए, इट्स अ प्रोसिक्यूशन विच इज मायर्ड विद सीक्रेसी। किसी को पता नहीं है चार्ज क्या है, किसी को पता नहीं है कि ये वो क्या है, क्यों सजा दी गई है, क्या किस बात पे सजा दी गई है। तो ये क्लियर कट वायलेशन है फ्री एंड फेयर ट्रायल का। वो जो कि बिना काउंसलर रिलेशन में भी ये बात आती है कि आप काउंसलर रिलेशन देंगे और वो देश जो है वो इंश्योर करेगा कि फ्री एंड फेयर ट्रायल हो, और जो जिस देश का नागरिक है वो उस देश को लीगल, उस व्यक्ति को लीगल एड देने की पूरी उसको आजादी होगी। इस तरह के जितने भी मिनिमम राइट्स है वो सारे का ये वायलेशन किया गया है। और उन्होंने उठा करके सीधा डेथ पेनल्टी दे दी और लोगों को अनाउंस कर दिया डेथ पेनल्टी दे दी। ट्रायल कब हुआ, कितने लोगों विटनेस थे, क्या डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस थे, क्या उसके अंदर चार्जेस थे, कौन से लॉ में हुआ, कुछ नहीं पता। इट्स ऑल इन डार्क। तो ये आप इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे तो इंडिया को जाना चाहिए। सारे ऑप्शंस इंडिया को यूज करने पड़ेंगे। आई एम प्रिटी श्योर कि अब तक जो है मोदी जी ने फोन खड़का दिया होगा, सारे के सारे जो प्लेयर हैं उस प्लेयर से बातचीत तो हो रही होगी। अब दिक्कत ये है कि क्योंकि एक लीगल प्रोसीजर शुरू हो गया है, तो उनको इस तरीके से तो अब नहीं छोड़ा जा सकता कि ठीक है हम ये करें, सिवाय इसके कि यदि उनको जो जिसे कहते हैं एग्जीक्यूटिव पार्डन, यानी वहां का राजा जो है उनको माफ कर दे अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर का इस्तेमाल करते हुए, एक तरीका वो हो सकता है। दूसरा ये तरीका हो सकता है कि अपील कोर्ट में जाए, अपील कोर्ट जो है उनको बरी कर दे, या फिर उनको जो है जो उनका करंट सेंटेंस है उसको कम्यूट कर दे। एक ये पॉसिबिलिटी है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है वकील साहब की इंडिया इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में जाए और वहां पे इस मैटर को उठाए कि भाई ये ऐसा ऐसा हो रहा है, इनको छोड़ा जाए। तो ये देखिए, कतर और पाकिस्तान के बीच में, यानी कुलभूषण जाधव का केस और ये जो 8 लोगों का केस एकदम सिमिलर है। दिस हैज बीन यूज्ड एज अ पॉइंट कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल टेररिज्म या इंटरनेशनल स्पाई और इस इलाके को जो है, इस पूरे क्षेत्र को जो है वो डिस्टेबलाइज करना चाहता है। ये एक बड़ी स्टोरी का पिक्चर है कि कतर पाकिस्तान को हेल्प करेगा और पाकिस्तान कतर को हेल्प करेगा कि भाई ये इंडिया जो है वो इस तरीके की हरकतों में शामिल रहा है।
अब दूसरी बात ये भी है कि देखिए इंटरनेशनल कम्युनिटी जो है ना वो डिवाइडेड है। कल अगर आप देखें जो जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन पास हुआ, क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल में तो होने का सवाल ही नहीं उठता था, गिवन कि जी पूरा का पूरा वेस्टर्न सोसाइटी तो इनके साथ खड़ा है, इवन रशिया भी खड़ा है टू अ सर्टेन एक्सटेंट इजराइल के साथ, तो वहां से तो कुछ एक्शन होने की संभावना थी नहीं, नगण्य थी, और वो हुआ भी भाई। लेकिन कल जनरल असेंबली में रिजोल्यूशन पास हुआ जो कि 120 वोट उसके फेवर में पड़े, 45 एब्सटेंशन हुए और 20 उसके अगेंस्ट में पड़े। यानी आप समझ लें करीब करीब 170 लोगों ने वोट एक्सरसाइज अपना किया, 170-80 लोगों ने, जो भी मैथमेटिक्स आए। अब उसमें आप ये देखें कि कनाडा ने जब ये रिजोल्यूशन पास हो रहा था, इस रिजोल्यूशन के पास होने के पहले कनाडा ने उस रिजोल्यूशन में एक अमेंडमेंट को जो है वो इंट्रोड्यूस किया, और वो अमेंडमेंट इंट्रोड्यूस करने के लिए भी आपको 2/3 यानी कि 2/3 सदस्यों की जरूरत होती है उसको पास करने के लिए। जो 2/3 सदस्य जिनसे पास करवाना था, वो अमेंडमेंट सिर्फ इतना एक लाइन उसमें जोड़ना था कि हम हमास को और इजराइल के, हमास के एक्शन को, इजराइल के एक्शन को इक्वली कंडेम करते, पर वो नहीं हुआ पास। हमास की एक भी एक्शन की उसमें मेंशन नहीं है। आप समझ रहे हैं? तो ये पॉइंट ये है कि, और इंडिया में भी मैंने कई साल से ये देखा कि इंडिया में क्या होता है कि एक ट्रांजैक्शन होता है और उस ट्रांजैक्शन का कुछ पार्ट उठा लिया जाता है, बाकी सारे ट्रांजैक्शन वो जो है वो जिसे कह लीजिए आउट ऑफ कंसर्न हो जाते हैं। जैसे गोधरा में क्या हुआ, गोधरा में जो भी चीज हुआ वो सारे ट्रांजैक्शन खत्म कर दिए गए, खाली ये उठाया कि भाई वहां पे दंगे हो गए। सोहराबुद्दीन मर्डर केस में भी क्या हुआ कि वो सोहराबुद्दीन कौन था, एंटीसीडेंट क्या था, वो सब खत्म कर दिए गए, खाली ये कि उसका एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग की गई है। आप वो देख ले इशरत जहां के केस में भी कि इशरत जहां कौन थी, ये जो पिल्लई उसके साथ था वो कौन था, वो क्यों आ रहे थे, वो सबको निपत्थ में डाल दिया गया, खाली ये हुआ कि ये जो है बेटी है, यानी वो आतंकवादी थी, वो मारने आई थी, सब चीजें खत्म कर दी गई। द इशू ओनली बिकम कि देयर वाज अ किलिंग। यानी आप कुछ भी कर लें, आप इनको रोकें नहीं। अगर आप रोकेंगे तो इनका जो इकोसिस्टम है वो इतना प्रभावशाली है कि वो नेशनल और इंटरनेशनल दोनों जगह, ये बात कल के जनरल असेंबली रिजोल्यूशन में भी आ गई, बिल्कुल बिल्कुल। हमास का नाम तक मेंशन नहीं हुआ कि इजराइल का ये जो एक्शन आया ये क्यों आया, ये इसका मेंशन उसमें नहीं है। मैं किसी भी तरीके से, चूंकि मैंने पढ़ाई करी है, मैं इजराइल के एक्शंस को कंडोन नहीं करता। उसमें देखिए एक बात तो ये सच्चाई है वकील साहब, जो सत्य है वो बोलना चाहिए, कि पैलेस्टीनियन जमीन का ऑक्यूपेशन तो किया है इजराइलियों ने, सेटलमेंट्स बनाए हैं और बहुत बनाए हैं उन्होंने, इजराइलियों को धक्का देके एकदम कोने में, मतलब उनकी बहुत सी जमीनों को वो ले गए, इसमें कोई शक नहीं है। इजराइल की सुप्रीम कोर्ट कहती है कि जो तरीके से तुमने जमीन को ऐसे हथियाया है वो एक ऑक्यूपेशन लैंड, ऑक्यूपाइंग लैंड है, वहां पे इंटरनेशनल लॉ ऑफ ऑक्यूपेशन लगेगा, वहां पे डोमेस्टिक लॉ ऑफ इजराइल नहीं लगता। ये तो उनकी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स है। बट बॉटम लाइन ये है कि अगर आप एक ट्रांजैक्शन को देख रहे हो तो उस ट्रांजैक्शन के सारी बातों को हाईलाइट करो। लेकिन यही है कि कतर जैसी कंट्रियां जो हैं, क्योंकि इनके पास पेट्रो डॉलर इतना है, और कई हद तक मैं इसमें चाइना को भी कहूं, लेकिन ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरी है, वो इसमें इंडिया को आगे नहीं आना चाहते, क्योंकि इंडिया आगे देना चाहते, क्योंकि इंडिया आज की डेट में एक राइजिंग सुपर पावर है। मगर बिल्कुल देखिए अभिमन्यु को भी चक्रव्यूह तो भेजना पड़ा था, तो ये चक्रव्यूह तो मोदी जी को, भारत के लोगों को भेजना ही पड़ेगा, ठीक है ना? तो ये हमारा परीक्षा है, और चूंकि आने वाली शताब्दी हमारी है, और गई हुई शताब्दी में हमारा ही उन्मूलन किया गया। जितना हमें मारा गया, जितना काटा गया, जितना हमारी औरतों को, देखिए मतलब वकील साहब आप हमारे इस देश का डिस्कोर्स देखिए, शूद्र है हिंदुइज्म में, इसके ऊपर कॉन्सेप्ट हटाए बिना आपको स्टोरी, कंस्ट्रक्टिव हिस्ट्री, कुछ सत्य कुछ झूठ आपको मिला करके पूरी किताब में पढ़ा दिया गया। कहीं रामचरितमानस के किसी एक दोहे में कहीं अगर लिख दिया गया कि हे सीता तुम कुत्ते के जूठन के समान हो गई हो, वो बड़ा मिसोजिनिस्टिक बना दिया गया, उसको किताबों का उस पर पीएचडी करवाई गई। लेकिन यहाँ पे हिंदू बच्चियों को बेचा गया, उनको सेक्स स्लेव बनाया गया, दूसरे उनके साथ रेप की गई, उनके लाशों के साथ रेप गई, यहाँ तक कि महिलाओं ने जौहर को अपनाया। बिल्कुल बिल्कुल का पार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन नहीं है। कितनी बच्चियां, वो भी किसी की बेटियां रही होंगी ना, खाली उनका गलती ये था कि वो मूर्ति पूजक थी, उनको उठा के
ने बेच दिया। अगर तुम कहते हो कि यहाँ के राजाओं ने भी लड़ाई लड़ी, यहाँ के राजाओं ने लड़ी होगी लड़ाई, महाभारत लड़ी गई, रामायण लड़ी गई, और भी लड़े होंगे, लेकिन कभी स्त्रियों को दूसरों के बाजार में नहीं बेचा। यहाँ पे ये लॉ नहीं बिल्कुल था भी। हमारा, ये हमारा सभ्यता, हमारी कल्चर नहीं थी। दिस अ हम्म डिस्टिंक्शन। तो तुम दोनों लड़ाई को सेम नहीं कर सकते हो। हम्म ये कि यहाँ का डिस्कोर्स जो है, आप हर मुस्लिम हो या क्रिश्चियन हो, वो आपके कास्ट सिस्टम पे प्रश्न उठा देगा, लेकिन आप किसी क्रिश्चियन को या मुस्लिम को ये नहीं बता पाएंगे कि तुमने यहाँ की लड़कियां वहां जाके बेची, ये कौन सी सभ्यता थी। तो ये अब एक कठिन समय है जो कतर ने किया, उसको उनका परिणाम तो भुगतना पड़ेगा। क्योंकि अगर आप ये कतर अगर ये सोच रहा है कि ये पेट्रो डॉलर से सारी जिंदगी अमीर रहेंगे, तो वो दुनिया के सबसे बड़े कंफ्यूजन में है। ये फॉसिल फ्यूल का जमाना मुश्किल से मुश्किल 5 से 10 साल का। मैं पूरा श्योर हूं कि आपके बिलासपुर में भी आपको आज की डेट में इलेक्ट्रिक व्हीकल एक दो इक्के दुक्के दिखने तो शुरू ही हो गए होंगे। नहीं, बहुत सारे हो गए। तो अब वही एग्जैक्टली इलेक्ट्रिक जो पावर है उसने फॉसिल फ्यूल को खत्म कर दिया। इंडिया की डिपेंडेंस फॉर एनर्जी ऑन फॉसिल फ्यूल, बिकॉज एनर्जी कई सोर्सेज से आती है, उसमें फॉसिल फ्यूल इंडिया में एक बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत मेजर चंक ले जाता है। लेकिन धीरे धीरे उसकी जो डिपेंडेंस है इंडिया में कम की। जैसे गडकरी जी बता रहे थे 10% उन्होंने एथेनॉल बनाना शुरू किया, तो 10% अगर आपका कट गया वो जो इंपोर्ट बिल है, तो काफी बड़ी सेविंग करी आपने। अब वो कह रहे हैं कि हम उसमें उसको 15 से 20% बनाएंगे मिलाने के, हम उसमें वो टेक्निक ढूंढ रहे हैं। तो 20% तो बहुत 1/4 अगर आपका कट जाता है इंपोर्ट बिल, तो बहुत डिपेंडेंस आपकी कम हो जाएगी। सो इंडिया शुड वर्क। इंडिया के लोगों को जब इंडिया ने देखिए डीमोनेटाइजेशन हुआ या रीमोनेटाइजेशन हुआ, तो इंडिया के यूथ ने पेटीएम और ये जो यूपीआई को ढूंढ के निकाला, और आज इंडिया में पेमेंट का पूरा सिस्टम ही बदल गया। जो पूरा वर्ल्ड में टॉप में आ गया, वर्ल्ड में टॉप हो गया। इंडिया में कमर्शियल लोगों का बिहेवियर चेंज हो गया। मैं पूरा यकीन करता हूँ कि आज की डेट में आप मोबाइल लेके चल रहे हो, आपको कैश लेके चलने की आवश्यकता ही नहीं है। मैं तो नहीं ले जाता। बिल्कुल। सब्जी में ठेला वाले रखे हैं सर, ठेला वाले। मैं ये कह रहा हूँ वकील साहब कि मुझे कैश की जरूरत ही नहीं पड़ती, मैं कैश यूज ही नहीं करता। बिल्कुल मैं भी जून से आया हुआ हूँ यहाँ इंडिया में। जून में आने के बाद से मैंने आज तक पैसा ही नहीं निकाला है। मेरी सैलरी आती है, वो सैलरी से मेरा ये जीपे कनेक्टेड है, जो वो है उसी से काम हो जाता है। जब भी जाना है आपको, पहले क्या हो गया था कि इवन टॉफी के लिए वो चेंज हो तो टॉफी पकड़ा देते थे, वो सब समस्या ही खत्म हो गई। टॉफी का कोई चक्कर ही नहीं है। जितना कैश है तुम्हें 2 रुपए 270 रुपए 69 पैसे चाहिए, 270 रुपए 69 पैसे मिलेंगे तुम्हें एग्जैक्टली। ना तुम्हें चिक ना हमें चिक कि भाई तुम 100 का नोट दे रहे हो, तुम 500 का नोट दे रहे हो, बड़ा झगड़ा झंझट होता था। आप समझ, आज वो सॉल्यूशन हो गया पूरा। तो जब बच्चे ये सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, हमारे देश की जो यूथ है, उनसे मैं हाथ जोड़ के नमन करूंगा कि वो 5 साल के अंदर भारत की एनर्जी समस्या का सॉल्यूशन ढूंढें। कैसे सोलर से, विंड से, हाइड्रो से और नॉन फॉसिल फ्यूल से। इंडिया विदाउट नॉन फॉसिल फ्यूल या एटलीस्ट 50% लेस फॉसिल फ्यूल के रिक्वायरमेंट के बिना इंडिया अपनी जरूरतें कैसे पूरी कर सकता है। जिस दिन आ गया, ये जो लोग हमें सिखाते हैं कि हमें अरब कंट्रीज फॉसिल फ्यूल नहीं देंगे, उनको भी बेचने के लिए जगह चाहिए। सारी दुनिया अपना ऑल्टरनेटिव एनर्जी ढूंढ रही है। रशिया को भी अपना तेल बेचना है। रशिया पे हमारी अगर डिपेंडेंस और हम ग्रो कर जाए, और इधर जो है वेस्ट एशिया की जगह हम अगर रशिया से ज्यादा एनर्जी खरीदने लगे, तो भी हमारे लिए बेहतर होगा। वो तो ये कतर तो सोच रहा है कि पेट्रो डॉलर हमेशा रहेगा और तुम सारी दुनिया को इस्लामिक जिहाद से और ये अल जजीरा जैसे न्यूज चैनल से इन्फ्लुएंस कर लोगे। तो उसका समय अब आ चुका है। क्योंकि मैंने कहा, बार बार कहा, सनातन सत्य है। सत्य को किसी टीवी चैनल की जरूरत नहीं होती, सत्य को किसी स्टेट की जरूरत नहीं होती, सत्य को किसी गवर्नमेंट की जरूरत नहीं होती, सत्य को किसी रक्षक की जरूरत नहीं होती। सत्य स्वयंभू होता है, सत्य स्वयं निर्मित होता है, सत्य स्वयं संचालित होता है, स्वतः स्फूर्त होता है, स्वतः रेगुलेटेड होता है। ट्रूथ इज सेल्फ सस्टेन्ड, सेल्फ क्रिएटेड, सेल्फ रेगुलेटेड एंड सेल्फ कंट्रोल्ड। सनातन सत्य है, इसको आप मिटा नहीं सकते। ये धरती का चीना फाड़ के आएगा। और आने वाले 100 समय में आप देखिएगा, ये जो इलाके गए हैं, यहाँ के लोगों को भी ये बात समझ में आएगी। क्योंकि हम कोई प्रोपेगेंडा नहीं कह रहे, हम तो तुमको वो बता रहे जो सत्य है। अगर तुम्हारे अंदर बुद्धि विवेक है
और तुम्हें छोड़ा गया। आज देखिए ना, सारी दुनिया कह रही है ना, यही वेस्ट कहता था कि इंडिया जो है वो तो पिछड़ों का जगह है, स्नेक चार्मर्स है। इंडिया की एक किताब हमारे इंडिया के हजारों किताबें हमारे लाइब्रेरी के एक पन्ने के बराबर है। आज वही वेस्ट कह रहा है कि आने वाली शताब्दी भारत की शताब्दी। बिल्कुल बिल्कुल। सत्य आपकी हलक में से ये बात निकाल के आपको कहने पे मजबूर कर दिया कि आने वाला समय सत्य का है, सनातन का है, मोदी का है। मोदी कौन है? मोदी ने राम मंदिर बनवाया, क्या उखाड़ लिए तुम? मोदी ने वहां पे क्या नाम है, उज्जैन में वो पूरा महादेव का जो महाकाल का जो मंदिर है वो कर। मैं ये नहीं करूंगा हमारी किसी से, हम तो सबका स्वीकार करते हैं, हमें किसी पंथ से इससे कोई नहीं। आपको यदि यीशु मसीह से होता है तो हम तो यीशु मसीह को भी आपको मानने को तैयार है, आप उनसे खुश रहें, आपको जिससे होता है। लेकिन आप हमें गलत कह रहे हो, हमारी बर्बादी के लिए सोच रहे हो, ये दिक्कत का बात है। हम आपको गले लगाने को तैयार है, बिकॉज हमारी संस्कृति हमें सिखाती है एकम सत बहुधा विप्रा वदन्ति। और जो लोग कहते हैं कि डेमोक्रेसी चली जाएगी, जब इंडिया में यहूदी आए और उनका प्रोसिक्यूशन नहीं हुआ, और यहूदी ये कहते थे कि आइडल वर्शिप यानी कि मूर्ति पूजा वो दुनिया का सबसे बड़ा पाप है, ये कहने वाले यहूदी थे, उनको संरक्षण यहाँ के राजाओं ने दिया। कौन सा डेमोक्रेसी से चुन के वो राजा आया था? यहाँ के समाज ने उनको गले लगाया, कौन सी इलेक्टेड डेमोक्रेसी थी? यहाँ पे यहूदियों को मारा गया। पोलैंड के राजा, पोलैंड में जब यहूदियों को मारा जा रहा था, गुजरात के राजा ने यहूदियों को ले जाके, बच्चों को ले आके यहाँ पढ़ाया। वो कौन सा डेमोक्रेसी से आए थे? कौन सी वहां पे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया उस समय एग्जिस्ट कर गई थी? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया सदियों से है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसका हम पूरे दिल से वो करते हैं, इज्जत करते हैं, वो गवर्नमेंटल स्ट्रक्चर देता है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन के प्रियम्बल से नहीं आती है। हमारी कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी हमारे वेद पुराण, हमारे जो संस्कृत के जो हमारे ये किताबें लिखी गई, न्याय सूत्र और इस तरीके के नाट्य शास्त्र और इस तरीके की कितनी किताबें लिखी गई जो मुझे पता भी नहीं है, उनसे हमारा constitutional morality आता है. This is for those who want to know what is the constitutional morality of India, because चार शब्द से कि we the people of India having solemnly resolved ourselves to constitute India into a socialist democratic republic blah blah blah, उससे नहीं आती constitutional morality. constitutional morality का वो बहुत छोटा पार्ट है और वो आप इसलिए लिख सके कि आपका डीएनए इंडियन था. तो इसलिए मैं वही कहूंगा कि कतर जो है इनसे डरने की जरूरत नहीं. हमारे 8 लोगों को कुछ दिक्कत होगा, लेकिन मैं आश्वस्त हूं कि ये बच्चे घर आएंगे. ये जो हमारे जो वीर हैं ये घर आएंगे, वापस आएंगे. मेरा पूरा निर्णय है. कतर को इसकी बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी अगर उन्होंने कुछ बेवकूफी का काम किया तो. आज जो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी है, देखिए कनाडा सरेंडर हो गया क्योंकि जितने एनआरआई जो स्टूडेंट हैं, जो इकोनॉमी उनका बेस है कनाडा का, भारत अगर छोड़ दे वहां पढ़ने जाने के लिए, भारत के लोग बाइकाट कर दें तो कनाडा का जो एजुकेशन सिस्टम है कलेप्स हो जाएगा. दूसरी चीज डॉक्टर साहब एक चीज बता रहा हूं, कतर पे डिपेंडेंसी भारत के मात्र 45% गैस का है, पेट्रोलियम का भी नहीं, गैस का है. और उसको हम शिफ्ट कर सकते हैं रसिया के पास पर्याप्त नेचुरल गैस है. और जो ट्रेड है बिटवीन कतर एंड इंडिया, वो तो वन साइडेड कतर के फेवर में है, हमारे फेवर में कुछ है नहीं. और 8 लाख वर्करों को शिफ्ट करना हमारे लिए यूएई, सऊदी अरेबिया में इजी है, वो कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है. तो भारत को तो मैं इसीलिए बोल रहा था कि पराक्रम दिखाना चाहिए और उसको सरेंडर करवाना चाहिए. भारत के खिलाफ जो एजेंडा है कतर का. बिल्कुल आप सही कह रहे हैं जी. ये जो हमारे अगर भारत माँ के पास इतना नहीं है कि वो अपने 8-10 लाख जो है वो बच्चे आ जाएं, मतलब अगर वो अपने घर आ गया तो हम उनको खाना भी नहीं खिला पाएंगे. इतनी डिपेंडेंसी हमारी, ऐसा कुछ नहीं है. जी 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 जी. तो ऐसा है वकील साहब, ये सब चीजें मानसिक होती हैं. अब मैं आपको दे दूं जो मेरे सामने मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट खुली हुई है. इसमें आप देखिए पूरे जो यूएई में, सऊदी अरेबिया में, कतर में, ओमान में, कुवैत में, बहरीन में, यानी कि 1 2 3 4 5 6 कंट्रियां मिला करके टोटल 87,51,हजार लोग रहते हैं. ठीक है ना. कतर में 8 लाख नहीं, हाँ कतर में 8 लाख होंगे. राइट, एकदम सही है. मैं आपको कंट्री वाइज अकॉर्डिंग टू द मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, बहरीन में जो है वो
बहरीन में आज की डेट में आप समझ ले 9,706 इंडियन है, कुवैत में 65,689 इंडियन है, ओमान में 29,845 इंडियन है, कतर में 28,000 है, सऊदिया में 15,10,000 है, यूएई में 30,164 है। तो ये कतर का तो 28,000 लोग है, 28,000 लोग को हम नहीं खिला पाएंगे। 8 लाख दिया था उसमें, अभी मैं देखा था। टोटल 87 लाख है उस पूरे रीजन में, जो मैं देख रहा हूँ मेरे सामने जो आ रहा है वो है, सॉरी एक मिनट, टोटल अगर देखा जाए ये पूरे रीजन में, मैंने 87 लाख ज्यादा बोल दिया। हाँ 87 लाख है। नहीं, ये जो मेरे सामने है ये आप देखें 2022 में जो टोटल जो हमारे इंडियंस जो बाहर काम करते हैं, जो यूएई में गल्फ रीजन में जिसको आप कहते हैं, ठीक है ना, यानी कि इन 6 कंट्रियों में जो टोटल काम करते हैं वो सिर्फ 8,88,000 लोग हैं। ये मैंने 87 लाख गलत बोल दिया, 8,88,000 यूएई में, सऊदिया में, कतर में, बहरीन में, ओमान में मिला करके हैं। ये 9 लाख लोगों को हम नहीं खिला पाएंगे, बैठा के खिलाएंगे। ये हमारे बच्चे हैं, वापस आ जाओ। तुम्हारा क्या होगा, वहां ठप हो जाओगे तुम। तुम पेट्रोल किसको बेचोगे आज की डेट में? भारत एक बहुत बड़ा बायर है, भारत जितना बाई करता है वो खींच ले अपना हाथ, तो फिर किसको बेचोगे पेट्रोल? और इसका जो गल्फ है एयरलाइंस है कतर का, जो इनकम आप सोर्स के उसके 25% है उस राष्ट्र के, उसमें सब भारतीय यात्री जर्नी करते हैं। वो अगर अपन बाइकाट कर दें या टाटा एयर इंडिया स्टेब्लिश हो जाए, मैं किसी को बाइकआउट करने का नहीं कहता, क्योंकि सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट है। मैं इंटरडिपेंडेंस को अच्छा मानता हूँ, मैं मानववादी हूँ। लेकिन जो लोग हमें ये धमकाते हैं कि यूएई से पेट्रोल नहीं आएगा, इनसे पेट्रोल नहीं आएगा, 8,80,000 लोग हैं, 9 लाख लोगों को भारत का एक डिस्ट्रिक्ट में हम ये वो कर देंगे, यहाँ पे इतनी हमारे को भूमि दी हुई है, किसी को खेती में लगा देंगे, कुछ करवा देंगे, और उनके पास खुद का अपना प्रॉपर्टी होगा। सबको थोड़े वो चाहिए होगा इतनी बड़ी गवर्नमेंटल मदद, खुद ही कर लेंगे, अपना घर में बेचते। मान लीजिए 5 लाख लोग मजदूर होंगे, उनको मजदूर जो वहां करते हैं वो यहाँ कर देंगे। वहां पे कौन सा बड़ा ह्यूमन राइट्स में करते हैं, इतनी 50 डिग्री की गर्मी में करते हैं, एक रूम में कुत्ते जैसे 4-4, 5-5 लोग टिकते हैं वहां पे। ना तो कोई ह्यूमन राइट्स है, ना कोई कुछ है कतर में। जी डॉक्टर साहब, अभी फीफा वर्ल्ड कप के पहले इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण में 800 भारतीय लोग मर गए, हमारे लेबर। उसके कोई कंपनसेट नहीं किया प्रॉपर, ना कुछ नहीं किया, किसी ने उठाया भी नहीं। ये हमारे यहाँ के जो ह्यूमन राइट्स के चैंपियन है वो नहीं उठाएंगे ये सब बात। हाँ। इसको एक व्यक्ति ने बार बार उठाया, डॉक्टर साहब, एक व्यक्ति ने बार बार उठाया था, तारिक फतेह ने बार बार बोला था। तारिक फतेह ने बार बार बोले थे, तारिक फतेह साहब। तारिक फतेह साहब एक अच्छे इंसान है, बिल्कुल ठीक, मैं उनका बड़ा सम्मान करता हूँ। बिल्कुल प्रैक्टिकल बात करते। हाँ, वो प्रैक्टिकल बात करते। देखिए वकील साहब, मैं वही कह रहा था आपसे कि ये जो भारत का बढ़ता हुआ स्वरूप है, हम किसी से लड़ना नहीं चाहते, हम सबको अपनाना, यही हमारी संस्कृति है, हम सबको अपना मानते हैं। आप भारत के राइज को नहीं रोक सकते। 800 साल आपने दुनिया का जोर लगा लिया, आपने जितने क्रूरतम आपके पास हत्यारे हो सकते थे, लुटेरे हो सकते थे, वो भी देख लिए, यूरोप की महाशक्ति भी देख ली। कोई भी, देखिए तुर्की भी रह गया यूरोप में, भारत में कोई बाहर का रह नहीं पाया। तुर्की भी सेंट्रल एशियंस हैं जो जाके यूरोप में रह गए, उसको तुर्की कहते हैं आज। वो गोरे यहाँ से निकले, वो साउथ अफ्रीका और अफ्रीका के कई देशों में रुक गए। भारत में कोई नहीं रुक पाया, ना तो यहाँ पे एक भी सेंट्रल एशियन रुक पाया और ना तो यहाँ पे गोरे रुक पाए। यहाँ के लोग कन्वर्ट हो गए, वो वापस आएंगे, उनको समझाएंगे हम, और मेरी थ्योरी में दम है कि वो समझेंगे। अभी तक की सरकारों ने जो है वो भारत के अगेंस्ट में जो थ्योरीज थी उनको प्रोपोगेट किया, इसलिए ये थ्योरियां ताकतवर होती रही, क्योंकि इनको सरकारी संरक्षण मिला रहा। जब अपराधी मंत्री के कार में बैठ करके और थरथराते हुए जाएगा तो उसके तो हौसले बुलंद होंगे ना। लेकिन जैसे ही सरकार का वो हाथ खींचा, वो देखिए सब बड़बड़ा के जमीन पे आ गए। ये ताकतवर नहीं थे, इनके पीछे खड़ी वो सत्ता जो इनको ताकतवर देखना चाहती थी और हमें आपको कमजोर देखना चाहती थी। बिल्कुल। तो हम तो सबका
करते हैं और करते रहेंगे। हम ये नहीं चाहते कि कोई तरीके का वो, लेकिन अगर कतर ये चाहता है कि तुम हमारे लोगों को दबा फांसी की सजा दे दो, उनकी जिंदगियों से खेलो, उनके परिवारों को तोड़ो और हम शांत बैठे रहे, ये अब ना होगा। दिस विल नॉट बी टॉलरेटेड एट ऑल। और डॉक्टर साहब इसका सबसे पहले प्रोपगेट किया पाकिस्तानी मीडिया ने, अल जजीरा के माध्यम से। वही उसका सोर्स है, कुछ नहीं है। पाकिस्तानी देखिए वो नफरत में चूर सोसाइटी है। पाकिस्तानी और कतरी एक तरीके के लोग हैं, सिवाय ये कि ये पाकिस्तानी कतरियों के गुलाम हैं। ठीक है ना, मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ जो समझदार पाकिस्तानी है, लेकिन 90% 85% पाकिस्तानी तो नफरत से ही वो चलते हैं। 95%। नहीं नहीं, कुछ है समझदार हैं। मैं बात करता हूँ तो मैं जानता हूँ, पीछे समझ में आता है मुझे, तो कुछ हैं उसमें जो समझदार हैं, लेकिन संख्या कम है। अरे उनका पढ़ा लिखा भी हमसे नफरत करता है भाई, हिंदुत्व के ही विरोध में है। आप या तो इस्लाम के थ्रू हिंदुत्व का विरोध कर लो या मार्क्सिज्म के थ्रू हिंदुत्व का विरोध कर लो, कॉमन ऑब्जेक्ट तो हिंदुत्व को ही हराना है तुम्हारा। अपनी जमीन से नफरत है उनका भाई। भाई मुसलमान भी कहता है कि हिंदुत्व फोर्स गंदी है, और तुम पढ़े लिखे और कभी भी कह रहे हो हिंदुत्व गंदी है, बिना पढ़े लिखे हिंदुत्व के बारे में जाने हुए। डॉक्टर साहब क्योंकि हिंदुत्व के पीछे पड़े हुए हो। जी 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 डॉक्टर साहब, मैं तो आज इस निष्कर्ष में पहुंचा हूं, चीन, रसिया, नॉर्थ कोरिया और ईरान और कतर, इन पांचों राष्ट्रों को मैं एबनॉर्मल स्टेट मानता हूं। मेरा मानना है, यह हकीकत भी है। हालांकि इकोनॉमिकली डेवलप्ड हो गए, चीन डेवलप्ड कर लिया इकोनॉमिकली, और मिलिट्री सुपर पावर है, भारत से रिलेशन रहा रसिया का पहले, और मिलिट्री सुपर पावर है। लेकिन रसिया का भी जो इजराइल हमास की युद्ध में जो रिएक्शन है, कल उसका विदेश मंत्री बोलता है कि हमास पे हमला करके अंतर्राष्ट्रीय कानून का उल्लंघन कर रहा। अरे भाई, तुमने यूक्रेन में क्या किया है? पूरे शहर के शहर उजाड़ दिया है, कितने लोग मारे गए हैं। दूसरी चीज, मेन क्वेश्चन मेरा ये है ईरान के बारे में, ये इसी में समाप्त करेंगे। ईरान की जो अभी गतिविधि है, उसका जो रिएक्शन है, लगता है कि हो सकता है अमेरिका और ईरान की युद्ध हो जाए। एबनॉर्मल स्टेट तो है, नो डाउट। हमारा मीडिया कहता है कि दोस्ताना ताल्लुकात है, जो अलग मैटर है वो। लेकिन जिस टाइप की उसका रिएक्शन है और जैसा वो युद्धाभ्यास कर रहा है, अमेरिका को धमकी दे रहा है, तो लगता है अमेरिका तो छोड़ेगा नहीं है अभी, दोनों नहीं छोड़ेंगे उसको। ना, युद्ध नहीं होगा, युद्ध नहीं होगा, कोई युद्ध नहीं चाहता। बैकडोर, ये देखिए सभी अपने अपनी जनता के लिए दे रहे हैं। ईरान का तो मैं जानता हूँ, ईरान का अंदर का हाल जो है, 50% जनता वहां की एथीस्ट हो चुकी है। 50% जनता वो नहीं मानती है रिलीजन में। आपने नहीं देखा उन्होंने कैसे इमामों के वो टोपी उड़ाने वाला पूरा वो फेमस हुआ था। मेरा रूममेट, मेरे 2 रूममेट जो थी, मैं जब हैम्बर्ग में था, दोनों ईरानियन थे। अच्छा। और दोनों ईरान से थे, यंग थे, दम यंग। तो एक का गर्लफ्रेंड वो जर्मन था, मतलब एक का बॉयफ्रेंड जर्मन था, और एक मतलब लड़की थी, उसका जर्मन बॉयफ्रेंड था। दूसरा जो था वो बच्चा था, वो भी आके पढ़ा था। दोनों गाली देते थे कि ये मुल्लाज आर द प्रॉब्लम ऑफ ईरान, मुल्लाज आर द प्रॉब्लम ऑफ ईरान। खड़े होकर मेरे साथ खाना बनाते हुए गालियां देते थे, ये मुल्लाज जब तक नहीं छोड़ेंगे हमारा पीछा, हमको नहीं होगा। वहां पे बहुत बहुत तेज एक राइजिंग जो फारसी आइडेंटिटी है, एंशिएंट। अभी आपने देखा होगा अरबी लैंग्वेज ही बैन कर दी उन्होंने कुछ दिन पहले, ईरान ने। तो एक नेशनलिज्म का भावना कि हमारी एक एंशिएंट आइडेंटिटी है, वो जन्म ले रही है। आप समझ रहे हैं उसको। बुर्का के खिलाफ अभी जो प्रदर्शन हुआ था, बहुत बृहद पैमाने पे हुआ था, पूरा औरतों ने उसमें, वही कहेंगे एक अंडर करंट है। तो ये ईरान जो है, वो अपने उन जो लोग, जो शक्तियां उनको इस्लाम के नाम पे उनके साथ रहती हैं, ये उनको आश्वस्त करने के लिए ये बयान जारी कर रहा है, ताकि नहीं तो अंदर से प्रेशर आएगा तो ये गवर्नमेंट उखाड़ के फेंक देंगे लोग, रिवॉल्यूशन ना हो जाए। तो इसलिए वो ये बार बार धमकी दे रहा है कि हम अमेरिका से लड़ जाएंगे, अमेरिका से लड़ जाएंगे। और ये वो है, वो इंटरनल, चूंकि जो उनका
एक टर्बुलेंस है, ये उसको एक्सटर्नली डाइवर्ट करना चाहते हैं। अरे भाई तो है तो अभी लड़ जाओ ना, सोचना क्या, कर दो ईरान पे, अरे इजराइल पे हमला, अब क्या सोचना है तुम्हें? इजराइल ने लेबनान पे बमबारी करी, क्या किया तुमने? सीरिया पे बमबारी करी, क्या किया तुमने? अभी उसमें जॉर्डन के भी कुछ इलाकों में बमबारी कर दी, क्या किया तुमने? जवानी जमा खर्च मत करो ना यार, बमबारी मारो तुम। 10,000 से ज्यादा लोग मर चुके हैं अभी तक इस युद्ध में। 10,000 एक बड़ा नंबर है भाई उस इलाके के लिए। इंडिया के कंटेक्स्ट में मत देखिए। गाजा की टोटल पॉपुलेशन 26 लाख है, उसमें से 10,000 गायब हो जाए, आप समझ रहे अमाउंट ऑफ डिस्ट्रक्शन एंड रैथ। तो मतलब आप सोचिए कि आप 1% जो है वो कितना हो जाएगा, 26,000। 26,000 1% पॉपुलेशन होगी, उसका आधा से अधिक, तो आधा तो उन्होंने मार ही दिया है ऑलमोस्ट। 1% पॉपुलेशन साफ कर दी उन्होंने। अभी और भी, ये तो अनऑफिशियल नंबर है। तो आप सोचिए कि अगर इस तरीके का तुमने, जब वो विभीषिका कर चुके तो तुम क्या सोच रहे हो फिर? वो तो गाजा में भी घुस गए। कल रात को मैंने पढ़ा, जो अगर मेरी अंडरस्टैंडिंग सही है, कि फाइनली दे हैव पुट देयर बूट्स ऑन ग्राउंड। नहीं, वो ऑफिशियली उन्होंने डिक्लेयर कर दिया है, घुस गए हैं पूरा। तो वही तो हम कह रहे हैं, घुस गए अंदर, तो अब करो तुम अटैक। अब क्या कीकर धमकी दे रहे हो? सब तो कर दिया उन्होंने, बम मारी मार दी गाजा पे, उन्होंने उड़ा दिए कई पूजा स्थल, मस्जिदों को उड़ा दिया, सिविलियंस को उड़ा दिया। क्या कर रहे हो तुम? अब नहीं अटैक करोगे तो कब करोगे? तुम कह रहे हो इजराइल को रोको, नहीं तो हम ये कर देंगे, इजराइल को रोको नहीं, तुम अब जो जो तुम कह रहे हो वो इजराइल करता जा रहा है। तो ये तो नूरा कुश्ती है बिल्कुल। और इंटरनल कॉन्स्टिट्यूंसी को एड्रेस कर रहे हैं, चाहे तुर्की हो, चाहे ईरान हो, चाहे सब। राइजिंग अपोस्टेसी जो है वो एक कंसर्न है इन कंट्रीज में, यहाँ के लोगों पे। ये एक कंसर्न है, इसलिए ये उसको ये दिखा रहे हैं। वरना अभी तक अटैक कर दो भाई। नहीं तो इनका जो इनके साथ रहता है ना, वो इनसे पूछा तुम क्या कर रहे हो, हमारे भाई बहन मर रहे हैं, क्या कर रहे हो तुम? तो ये अंदर रिवोल्यूशन ना हो जाए, कू ना हो जाए, उसको अवॉइड करने के लिए उनको ये बयान देना जरूरी है। मगर इनको भी पता है कोई मैच नहीं हो, क्या लड़ाई लड़ोगे अमेरिका से, क्या लड़ाई लड़ोगे तुम? तुम बहुत करोगे तो इजराइल को ही नुकसान पहुंचाओगे, लेकिन उसके बदले में ईरान, अरे जो अमेरिका है, उसको सैनिक नहीं भेजना होगा। वो एरियल बमबारी इतने करेंगे कि शहर तबाह हो बर्बाद हो जाएंगे। क्या मिलेगा इस युद्ध से? कुछ नहीं मिलेगा। और लेकिन मार दोगे तुम, उससे क्या हो जाएगा? यहूदियों की आधी पॉपुलेशन अमेरिका में रहती है, आधी पॉपुलेशन इजराइल में रहती है। तो यहूदी तो खत्म होंगे नहीं दुनिया से। और जब तुमको वो तबाह बर्बाद कर देंगे, फिर वो यहूदी लाके बसा देंगे यहाँ पे। क्या कर लोगे तुम उससे? भाई अगर ऐसा होता कि सारे यहूदी इजराइल में रहते तो चलो हमने यहूदी मार दिया, ये हमारी सफलता हो गई। लेकिन आधा से ज्यादा यहूदी तो अमेरिका में रहते हैं ना। तो तुमने चलो इजराइल के कुछ यहूदियों को मार भी दिया, तुमने 50% यहूदी मार दिया, वापस ला देंगे, पॉपुलेट कर देंगे वापस से उस एरिया को। तुम्हारा क्या? डॉक्टर साहब, मैं पढ़ा हूं हिस्ट्री में कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर के समय इनके पॉपुलेशन लगभग दुनिया में 16 करोड़ था। आज के डेट में यहूदी लोगों की पॉपुलेशन मात्र 1.5 करोड़ है दुनिया में। अच्छा, तो ये जो अपने पारसी टाइप के लोग भी बहुत कम हो गए हैं। हाँ, तो यहूदी नहीं, देखिए यहूदी कम हुए उसका कई रीजन ये भी है। अगर हम 1945 का हटा दें तो जो क्रिश्चियन है वो भी यहूदी है ना। हाँ, अब किसी यहूदी से पूछिए कि तुम जीसस क्राइस्ट को क्यों नहीं मानते हो, क्योंकि जीसस क्राइस्ट तो यहूदी थे ना। तो यहूदियों का आर्गुमेंट ये है कि भाई जो हमारी किताब में लिखा हुआ है और जो क्लेम किया जीसस क्राइस्ट ने कि हम वो मसीहा हैं जो कि तोराज में लिखा हुआ है, वो मसीहा हम। तो उन्होंने कहा कि भाई ये बहुत सिंपल बात है, वो जो हमारा आखिरी मसीहा आएगा उसको 2 काम करने हैं। एक तो वो माउंट टेम्पल लेके आएगा साथ में, वो तो आया नहीं माउंट टेम्पल जीसस के आने के बाद। दूसरा कि उसके बाद से फिर कहीं युद्ध नहीं हुआ, पीस हो जाएगा। उन्होंने कहा वो भी नहीं हुआ। दोनों में से कोई भी टास्क जब पूरा नहीं हुआ तो फिर आप कैसे कह सकते हो कि जीसस क्राइस्ट वही मसीहा है जो यहूदियों की किताब में है? तो बात तो उनकी सही है। तो अब इसका काउंटर जो जीसस के जो मानने वाले हैं क्रिश्चियंस वर्ल्ड जो है, वो ये कहता है कि जीसस क्राइस्ट वापस आएंगे, उनका रिसरेक्शन होगा, ही विल कम बैक। तो वो जब कम बैक करेंगे तो वापस से वो अपना मिशन पूरा करेंगे। तो अब ये थ्योरी का खेल है, इधर उधर। ये देखिए ऐसा है वकील साहब, मैं जब हैम्बर्ग में था, मैंने कॉन्फ्रेंस अटेंड किया था थ्योरी ऑफ क्रिएशन। पूरी दुनिया में 56 के करीब जो है वो थ्योरी ऑफ क्रिएशन है, उससे ज्यादा ही है। ठीक है ना? हर कोई मानता है कि इंसान ऐसे बना, वैसे बना, जैसे बना।
अब जिसके ऊपर तलवार लेके चले जाओ, अपनी थ्योरी बताने लगो कि यही थ्योरी सच है, बाकी गलत है। तो ये काम अब्राहमिक फेथ के लोगों ने बखूबी किया। इन्होंने तलवारों के थ्रू, पहले क्रिश्चियनों ने, फिर बाद में मोहम्मदनों ने, इन्होंने अपनी थ्योरियां दुर्गों के घर घर तक पहुंचा दी। बाकी लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता था, वो अपनी जिंदगी में खुश थे। तो ये जो बेसिकली जिसको ये गॉड ऑफ वर्ल्ड कहते हैं, वो कुछ नहीं, वो एक लोकल कुल देवता है। और वो कुल देवता को और कुल देवता के नियमों को, वो जो है, जैसे कि हमारे आपके यहाँ है ना भाई, एक कुल देवता होता है गली का या उस गांव का, कि भाई हमारे गांव के हर गांव का है, हर गांव का है। वो बस वो ये जो अब्राहमिक फेथ है, वो वेस्ट एशिया का कुल देवता है। अब ये इसको जो है वो यूनिवर्सल देवता बनाने में चुले हुए हैं। उसके दिए हुए नियमों को यूनिवर्सल नियम नहीं लगेगा भाई, नहीं लगा पाओगे आप। ये यूरोपियन तो सेंस में आ गए, उन्होंने तो जान छुड़ा ली, अपनी लॉ से कम जान छुड़ा ली। उन्होंने कहा ठीक है, स्पिरिचुअली मानना है तो मानो, कोई दिक्कत नहीं है भाई। उनकी हिस्टोरिकल लिंकेज भी है। रोमन एम्पायर को कैसे आप अलग कर देंगे पैलेस्टाइन से और इजराइल से? रोमन एम्पायर में ही तो जीसस क्राइस्ट का वो हुआ था ना, किलिंग, उनका जो क्रूसिफिक्शन हुआ था। तो पॉइंट ये है कि भाई यूरोप एक क्रिश्चियन वर्ल्ड है, रहना चाहिए। अब उनको तय करना था कि किस फॉर्म की क्रिश्चियनिटी वो चाहते हैं। उनकी फॉर्म ऑफ क्रिश्चियनिटी जो है वो आज सेक्युलराइज्ड क्रिश्चियनिटी है। दैट मीन्स अब उन्होंने बाइबल में सिर्फ और सिर्फ स्पिरिचुअलिटी छोड़ी है कि आप जाइए चर्च में जो करना है कीजिए। जर्मनी तो यहां तक चला गया, जर्मनी ने कहा तुम अगर चर्च में शादी करोगे तो हम उसको ही नहीं मानेंगे, तुम्हें स्टेट के सामने शादी करना पड़ेगी। तो ये जो यूरोपियन स्टेट है ना, इट्स एन ऑल्टरनेटिव टू दैट गॉड। जो पहले गॉड के सामने जो बातें करी, मैं भगवान के सामने सच करो, वो सब नहीं मानते। कहते स्टेट कहेगा सत्य तो सत्य। तो उन्होंने प्रीस्ट की सारी पॉलिटिकल पावर खींच ली, उन्होंने अपना स्टेट सेंट्रिक सोसाइटी बना दी। ये सब यूरोपियन कंट्री रेनेसा के बाद मॉडरेट हो गए हैं। उसी रेनेसा को सेक्युलराइजेशन कहते हैं ना। रेनेसा मींस क्या? सेक्युलराइजेशन। रेनेसा इज अ सिनोनिम फॉर सेक्युलराइजेशन। पर्यायवाची शब्द है ये सेक्युलराइजेशन का। सेक्युलराइजेशन पर्यायवाची शब्द है कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नेंस का। जिनको समझ में आता है, सिंपल सी बात है, समझ। अब हमारे यहाँ सेक्युलराइजेशन को कह रहे हैं स्टेट न्यूट्रलिटी, स्टेट का कोई वही नहीं है, आइडेंटिटी नहीं है। ये इन्होंने कम्युनिज्म वाला स्टेट लेके आ गए हैं। कम्युनिज्म का जो स्टेट है उसकी कोई आइडेंटिटी नहीं है, वो किसी कल्चर हेरिटेज ट्रेडिशन को नहीं मानता, क्योंकि वो बोलता है सबको हमें एक रिवॉल्यूशन लाके सब खत्म कर देना, खत्म करना है। कार्ल मार्क्स वाला वो नहीं है भाई। हमको डीकोलोनाइजेशन में जो हमें मिला है हक, वो हमें इसलिए मिला है स्टेट, ताकि हम अपने कल्चर, हेरिटेज, ट्रेडिशन और लाइफस्टाइल को प्रिजर्व, प्रोटेक्ट और प्रमोट करें। हमें ये स्टेट वेद को एनाइलेट करने के लिए नहीं मिला। अगर वेद से कुछ कमियां होंगी, अब उसको बेटर करेंगे। जैसे अभी आप देख लें, हिंदू मैरिजेस एक्ट था, उसने वेद में इन्फ्लुएंस कर दिया, उसने वेद को अमेंड कर दिया कि भाई शादी में डिवोर्स ला सकते हैं, वक्त की डिमांड है, हमने मान लिया उसको। लेकिन भारत की आइडेंटिटी वेद ही रहेगी और कुछ नहीं रहेगी। ये कम्युनिस्ट वाला, ये कि कोई किसी का लैंड नहीं है, सब कम्युनिस्ट का लैंड है, ये नहीं है। डीकोलोनाइजेशन इज फर्मली बेस्ड ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशन स्टेट। हमारा जो कंट्री है वो नेशन स्टेट नहीं है, हमारा सिविलाइजेशनल स्टेट है। हमारी सिविलाइजेशन पहले तो, हम तो पहले से, जो आप नेशन स्टेट कह रहे हो और कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ स्टेट की बात करते थे, हम तो बहुत पहले से बात कर रहे थे। हमने तो कब से लिख दिया था, उत्तरम यत्स समुद्रस्य हिमाद्रश्च दक्षिणम वर्ष तदम भारत यत्र भारत संतति। हम तो कब का कॉर्पोरेटाइज करके बैठे हुए हैं अपनी टेरिटरी को। और मैं आपको ये बताऊं, यहूदी भी जानते हैं, यहूदियों की किताब जितनी पुरानी हो, यहूदी आपको पता है हमें क्या कहते हैं? जैसे हमें अगर ग्रीक्स इंडिका कहते थे, तो पूरा यूरोप हमें इंडिका इंडिका इंडिया बोलने लगा। चाइना हमें इंटुगो बोलता है, इंटुगो। और हमें आपको पता है यहूदी क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? में इंडिया को हौदा बोला जाता है। हिंदू से हौदा, हौदा किससे? हाँ हाँ हाँ। तो ये हौदा जो वर्ड है, उनके में ये लिखा हुआ है कि हौदा के राजा यहां तक थे। आपको हौदा यानी इंडिया की हिस्ट्री उनकी किताब में भी मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। हमारे यहाँ पढ़ाई सिस्टम करके इन्होंने यूज किया एजुकेशन एज अ टूल टू वाइप आउट इंडिया। और इन्होंने इंडिया को डिवाइड कर दिया 3 भाग में, एंशिएंट इंडिया, मॉडर्न इंडिया और क्या मिडिवल इंडिया। भाई क्या मॉडर्न है? मॉडर्न टाइम कैसे होता है? अगर मॉडर्न टाइम चूंकि 21वीं शताब्दी से कोई मॉडर्न हो जाता है, तो फिर तो हर कोई मॉडर्न है। फिर तो अफगानिस्तान भी मॉडर्न है, क्योंकि वो 21वीं शताब्दी में रह रहा है। भाई मॉडर्न आइडिया होते हैं, और इंडिया का आइडिया आज से हजारों साल पहले लिख जाता है, एकम सद बहुधा विप्रा वदंती, जिसको तुम प्लूरलिज्म कह रहे हो, मॉडर्निटी कह रहे हो, ये वो है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ह्यूमन राइट्स ये है कि सबका रिलीजन बराबर है। हमें तुम कहां सिखाने आते भाई? तो ये जो है ना मॉडर्न इंडिया और ये एंशिएंट इंडिया और मिडिवल इंडिया, ये धोखा है। इंडिया एक है,
renewed India, civilizational India, uninterrupted India, one India. ये अब साउथ इंडिया में ऐसा होता था। अरे जब ये किताबें लिखी गई हमारे यहाँ, जब ये सब इंडिया का ये जो ये सब जो थ्योरी दे रहे थे, ये यूनिवर्सल थ्योरी आती है, साउथ इंडिया नॉर्थ इंडिया के हिसाब से नहीं बनी गई। हर जगह के कल्चर, उनको जब पता ही नहीं था साउथ इंडिया क्या है, नॉर्थ इंडिया क्या है, तुम उसको आज के डेट में कंस्ट्रक्ट कर रहे हो, हाइंडसाइट एनालिसिस कर रहे हो कि साउथ इंडिया अलग है, नॉर्थ इंडिया अलग है, उसके आधार पे तुमने ये बना दिया। बहुत धोखा हुआ है हमारे साथ। एजुकेशन सिस्टम को रीवॉटलाइज करने की जरूरत है, रिकंस्ट्रक्ट करने की जरूरत है। और इंडिया के इन्होंने हमारा जो होता है, बच्चा पैदा होता है तो उसका अम्बिलिकल कॉर्ड उसकी माँ से जुड़ा होता है। इन्होंने हमारी माँ का हमारी धरती से काट करके कुछ लोगों ने यूरोप में जोड़ दिया, कुछ लोगों ने जाके वेस्ट एशिया में जोड़। तो हमारे यहाँ पे अब 3 तरीके के लोग हैं। हम जैसे लोग जो कहते हैं कि हमारी माँ यही धरती है, तो हमारा जो नाड़ी है वो इस धरती से जुड़ा हुआ है। दूसरा जो है वो कहता नहीं, हमारी माँ जो है वो अरेबिया है, तो हमारी नाड़ी उस अरेबिया की धरती से जुड़ी। तीसरा वो है जो कहता नहीं, हमारा माँ तो ये कुछ नहीं है, वो हमारा कार्ल मार्क्स मार रहा है, तो जाके यूरोप से जोड़ दिया। क्योंकि यूरोप ने कहा था, कार्ल मार्क्स ने कहा था कि ब्रिटेन का काम ये है कि वो इंडिया की सोसाइटी को और कल्चर को और ट्रेडिशन को और हेरिटेज को डिस्ट्रॉय करे, यूरोपियन वैल्यूज की स्थापना करे। आपको मिलेंगे लोग जो आपको यहाँ पे ये भी कहते मिल जाएंगे कि देखिए, अगर यूरोप नहीं आता तो इंग्लैंड नहीं आता तो ये कैसे होता, वो कैसे होता। मैं मान गया उसकी थ्योरी को, और उसको थ्योरी को लागू करने वाले लोगों को। मैं 2 आर्टिकल आप पढ़ लीजिए जाके। वो कहता है कि ब्रिटेन का काम है कि यहाँ पे यूरोपियन वैल्यू को क्रिएट करे, और उसके लिए एशियन वैल्यूज यानी इंडियन वैल्यूज की एनहाइलेशन बहुत जरूरी है। जी। तो डॉक्टर साहब, ये अंत में 1 मिनट, ये जो इजराइल जो हमास को पूरी तरह बर्बाद करने चाहता है, वो चाहते हैं कि जब तक पूरी तरह बर्बाद नहीं हो, जो सुरंग है वो भी पूरा तबाह नहीं होगा, तब तक भविष्य में हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते रहेंगे। तो इसके बारे में आप क्या सोच रहे हैं? ये मतलब इजराइल जो करने जा रहा है वो करेगा, वो रुकेंगे नहीं वो। हाँ, वो रुकेंगे नहीं, वो कहाँ रुक रहे हैं। अब क्वेश्चन ये है कि गाजा का एडमिनिस्ट्रेशन, एरियल शिरोन ने तो दे दिया था गाजा इनको ना। हाँ बिल्कुल तो बिल्कुल। गाजा इनको दे दिया गया था कि गाजा और वेस्ट बैंक तो तुम चलाओ। हाँ, अब अगर जैसे अब हमने इंडिया से पाकिस्तान दे दिया मुसलमानों को कि ले जाओ भाई, इंडियन मुसलमान हो ना, तुम ले जाओ, तुम्हारा ये घर, तुम उसको देवबंदी इस्लाम से चलाना चाहते हो, चला लो, ठीक है ना। पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान देवबंदी इस्लाम का एक आइडिया है कि अगर इस्लाम हो जाए इस पूरे खित्ते में तो ऐसा देश बनेगा, ऐसी यहाँ पे क्या कहते हैं, इंसाफ होगा और निजामे मुस्तफा होगा और ऐसा होगा और वैसा होगा, खून मतलब खुशियां बह रही होंगी। वो पाकिस्तान है। हिंदू भूमि को देवबंदी इस्लाम के नाम से चलाते हुए सिस्टम को पाकिस्तान कहते हैं, ठीक है ना। क्योंकि वो तो देवबंदी स्कूल को मेजॉरिटी फॉलो करते हैं, और वही अफगानिस्तान भी है, वो भी देवबंदी स्कूल ऑफ थॉट को फॉलो करते हैं। तो पॉइंट अब ये है कि हमने दे दिया, हमने कोई आतंकवादी भेजे वहां पे, लेकिन पाकिस्तान ने अपने देश लेने के बाद देखा ये तो हमारा बन गया है, हम तुम्हें भी अब मारते रहेंगे। जब तक ये नहीं आएगा कि इनके अंदर फीलिंग कि भाई सबकी धरती है, सब इस धरती के बच्चे हैं, इंसानी सिविलाइजेशन 1400 साल पहले नहीं हुआ, हजारों हजार साल से चल रहा है। ये बेसिक थ्योरी लाओ। तुम्हें अगर अल्लाह से कोई स्पिरिचुअल सेटिस्फेक्शन मिलती है, बिल्कुल मस्जिद में जाओ, सिनेगॉग में जाओ, चर्च में जाओ, मंदिर में जाओ या कहीं मत जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो तुम्हारी स्पिरिचुअल आइडेंटिटी बनाए, लेकिन पॉलिटिकल आइडेंटिटी नहीं बनाए। भारत के संविधान में कुरान की सारी शक्तियां अब निहित हैं। कुरान से बड़ा डॉक्यूमेंट भारत में संविधान है। सबके लिए ये मानना पड़ेगा आपको। जब तक नहीं मानेंगे आप 2 नेशन थ्योरी, जो ये कहता है कि कुरान बड़ा है, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन छोटा है, वो बेसिकली 2 नेशन थ्योरी को प्रैक्टिस कर रहा है। दैट्स इट, एंड ऑफ द मैटर। Because supremacy of the constitution is non-negotiable in India. बिल्कुल बिल्कुल जी। तो ये इसमें बर्बादी बहुत होगी अभी भविष्य में, लगता है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है, दुर्भाग्यपूर्ण है। वो बर्बादी जितनी होनी थी हो गई, कुछ और लोग मरेंगे। अब ये है कि गाजा वो उनको हैंडओवर करेंगे, और दूसरी, हाँ, अब ये होगा कि अब ये फिर से क्या ओस्लो रिकॉर्ड जैसी कोई अंडरस्टैंडिंग हो। ओस्लो एकॉर्ड हो गया, कैंप डेविड हो गया, अब तो होता ही जा रहा है। बात है ट्रस्ट।
ना तो अब इजरायली ट्रस्ट कर पाते हैं और ना तो अब फिलिस्तीनी ट्रस्ट कर पाते हैं। देखिए ऐसा है ना कि ये पूरा इलाका अरबी नहीं था, अरबी कुछ ट्राइब्स थे। ये धीरे 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 अरबी जो जो वहां फैल गए, क्योंकि पैलेस्टीनियन अपने आप को अरबी मानने को तो तैयार है, मगर वो पहले कहते हम पहले फिलिस्तीन थे। बिल्कुल, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, उनके यहाँ पढ़ाई लिखाई बहुत जरूरी है, पॉलिटिक्स का डी इस्लामाइजेशन होना बहुत जरूरी है। पॉलिटिक्स नीड्स टू बी डी इस्लामिसाइज्ड। सोसाइटी को इस्लामिक रहना है तो रहो, इस्लामिक होने का मतलब है कि आप ईद मनाएं, बकरीद मनाएं, मस्जिदों में जाके नमाजें पढ़ें, बस दैट्स इट। कानून बनाने का काम जनता का होगा, गवर्नमेंट का होगा, पॉलिटिशियन का होगा, कोई दैवीय कानून नहीं चलेगा। कानून में कोई काफिर नहीं होगा, कोई ये नहीं होगा, सब धर्म एक समान होंगे। कोई जजिया का कॉन्सेप्ट नहीं होगा, सब कोई एक गवर्नमेंट का ये मतलब नहीं होगा कि कौन क्या धर्म फॉलो कर रहा है, कौन कौन सा मजहब फॉलो कर रहा है। दैट्स इट। इतना सिंपल सी बात है, जितनी जल्दी समझ लें वो होगा। होना तो यही है, 10 साल ले लो, 50 साल ले लो, 100 साल ले लो, होना तो यही है। इसके अलावा कुछ नहीं होना। ये तो मैं लिख के समाधान वही है, समाधान वही है। हाँ, एक दूसरे को क्या, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ेगा, एक दूसरे के अस्तित्व को स्वीकार करना, इसी को टॉलरेंस कहते हैं ना। बिल्कुल। तो बस यही है वकील साहब। तो जाना है इस रास्ते पे, जितना समय ले लें। जी, मैंने कहा जाना तो उनको इसी रास्ते पे, जितना समय ले लें। हाँ हाँ हाँ। तो डॉक्टर साहब धन्यवाद। और मैं थोड़े निवेदन कर दूं व्यूअर्स को कि मेरे चैनल DR पटेल को सब्सक्राइब करें, डॉक्टर साहब के चैनल तक्षशिला अभिषेक मिश्रा को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। और डॉक्टर साहब धन्यवाद, आज ज्ञानवर्धक चर्चा हुआ हमारे और आपके बीच में। और नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। जय भारत। ठीक डॉक्टर साहब, थैंक यू। ठीक है साहब, मैं खाना खाने जा रहा हूँ फिर। जी जी जी।